ठीक, कौन सा टॉपिक है? मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, मोलर चालकता का फॉर्मूला कौन सा था? लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे, और इसको डिवाइड कर देना है किसके साथ? इसको डिवाइड करना है किसके साथ? लैम्डा बराबर क्या होता है? इसी के साथ ना, जो कटे उसे तो काट लो नॉर्मल, के से के कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल। अब क्या होगा बोलो? तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर 1 अपॉन एम और 1 अपॉन एन। इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे, तो क्या बनेगा? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर एन अपॉन एम। हम लोग जानते हैं नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जरा। क्या होता है? भार बटे तुल्यांकी भार और गुणा आयतन लीटर में। इसका क्या होता है मोलरता का? भार बटे तुल्यांकी वो सॉरी आयतन लीटर में। अब आयतन से आयतन कैंसिल, भार से भार कैंसिल, क्या आ जाएगा? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर 1 अपॉन ई 1 अपॉन एम, तो ऊपर चला जाएगा वापस से एम अपॉन ई, और एम अपॉन ई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम अपॉन ई को क्या बोलते हैं हम लोग? तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू बराबर एन। यहां पर एन क्या है? तो एन क्या होता है बताओ? एन को हम लोग क्षारकता बोल सकते हैं, ठीक है, अम्लता बोल सकते हैं, है ना? यही तो आता है एन। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ये है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। जिसको भी देखना हो, समझना हो एक दो बार, और बेटा ज्यादा शोर मत किया करो, पहले से आगे बैठ जाएगा। मैं डाल दूं में से? पक्की बात? इंक डाल दी, जॉन सी मिले वही डाल। इसको मैं डाल दूं? मैं ये घर से किया था हर्षित। ठीक, अगला हेडिंग बोलो क्या था? क्या खुलता है? चलो, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है कोलराउश का नियम। अच्छा, उससे पहले भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि तनता के साथ संबंध, कि अगर तनता ज्यादा होती चली जाए। देखो, अनंत तनता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता उसमें उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब समझ में आया? यानी कि अगर मैं तुल्यांकी चालकता की बात कर रहा हूं, लैम्डा ई क्यू, तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? एन प्लस, यानी कि किसकी संख्या? धनायनों की संख्या, लैम्डा ई क्यू प्लस एन माइनस और लैम्डा ई क्यू। यहां पर धनायन और ऋणायनों की संख्या की बात की जा रही है, ठीक है? इस बात को याद रखना, किसकी बात की जा रही है? धनायनों और ऋणायनों की संख्या की। अच्छा, ये तो बात आ गई किसकी? तुल्यांकी चालकता की। अगर मैं इसी पे मोलर चालकता बोल दूं तब
तो बस लैम्डा एम हो जाएगा, इतना अंतर होगा, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो अनंत अंतता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायनों की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख दो, या मोलर चालकता में भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो। सही है, बस लैम्डा एम हो जाएगा। और दूसरी बात देखो, धनायनों और ऋणायनों की कुल संख्या का मतलब क्या है? कुल संख्या का सीधा मतलब ये है, जैसे कि मान लो लिखा है NaCl, इसको आप अलग करोगे तो Na और Cl में अलग होगा। यहां पर धनायन कितने आए? 1, और ऋणायन कितने आए? 1। तो दोनों की संख्या 1 1 है ना, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ संख्या लगानी होती है। तो धनायन कितने? 1 धनायन आया और 1 ऋणायन आया। इस तरीके से लगाया जाता है, तो इस बात को याद रखना। जैसे कि Al2O3 लिख दिया जाए तो एल्यूमिनियम क्या लगा जाएंगे और ऑक्सीजन क्या लगा जाएंगे, ये मतलब है इसका। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख लेना भाई। ठीक है, पेपर में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा? अच्छा, एक नोट में हम लोगों ने एक फॉर्मूला जरूर किया था इसी का ही, वो क्या था? इसको और देख लो, ये पेपरों में बड़ा काम में आता है हमारे। क्या? अनंत अंतता पर था ये लैम्डा ई क्यू। यहाँ जेड सी और जेड ए क्या होता है? बोलो तो जरा, जेड सी क्या होता है? धनायनों पर आवेश। और जेड ए क्या होता है? देखो एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा जाएगा न्यूमेरिकल में कि आपको मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता अनंत अंतता पर दे रखी होगी, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस वजह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट में हम लोगों ने इसी तरीके से याद कर रखा था, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा एक आध एग्जाम में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा टॉपिक है जो रिवीजन के तौर पर हम लोगों को करना है? और क्या? विद्युत अपघटन, फैराडेज लॉ। चलो, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गेट लगा दो, आवाज बड़ी आ रही है यार, गेट के पार भी कान पे ही बोल रहे हैं आज। चलो, अच्छा बताओ जरा, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है? गलत लिखा दिया तुम लोगों ने। विद्युत अपघटनीय विधि में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है? क्या पदार्थ की समानुपाती होती है? हाँ, एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा। अब तुम बताओ ये किसके लिए लगा? उसके पदार्थ के आवेश के समानुपाती होगी या उसकी मात्रा? चलो, किसी कौन सा? अभी रुक जाओ, देखो अभी समझ में आ जाएगा, मैं मुझे बोलने दो। देखो, विद्युत अपघटनीय विधि में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा। अरे सुन ले, पहले तो विद्युत अपघटनीय विधि में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड के ही, ये इलेक्ट्रोड के लिए आ रहा है, उसके शब्द जो आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर जितना आवेश आ रहा है वो उस पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होगा। देखो देखो, विद्युत अपघटनीय विधि में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके आवेश के समानुपाती होती है। फॉर्मूला क्या लिखते हैं बताओ तो जरा, फॉर्मूला बताओ। W बराबर, यानी कि ये क्या हो गया? W आवेश की मात्रा या पदार्थ की मात्रा? पदार्थ की मात्रा समानुपाती किसके होगा? आवेश को किससे लिखते हैं? थोड़ा बहुत पढ़ के आया करो भाई, है ना।
चलो मैं तो पढ़ता हूं। W समानुपाती का निशान ऐसे ही रखो, और Q की जगह क्या लिख सकते हैं, IT। ठीक है, अगर मैं यहां पर समानुपाती का निशान हटा के बराबर लगा दूं तो क्या आ जाएगा, ZIT, और IT की जगह वापस क्या लिखा जा सकता है, Q, है ना। यानी कि W बराबर ZQ भी एक फॉर्मूला इसका हो सकता है। यह है प्रथम नियम फैराडे का। ठीक है, दोबारा सुन लो क्या है प्रथम नियम। तो विद्युत अपघटनी विधि में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, जितना ज्यादा पदार्थ प्राप्त होता चला जाएगा उतना ही ज्यादा आवेश भी आपको प्राप्त होता चला जाएगा। यही वाली बात समझ में आ गई। ये प्रथम नियम हो गया फैराडे का। अच्छा, द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम बोलो फटाफट। बेटा बिना बातचीत के ही बोलना है और घर से ही पढ़ के आना चाहिए। अभी क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आने वाला। एक समान धारा हमने दो विद्युत अपघट्यों के अंदर प्रवाहित करनी है। ठीक है, दो विद्युत अपघट्यों में एक समान धारा प्रवाहित करी। अब एक समान धारा प्रवाहित करी तो जाहिर सी बात है इस पर भी कुछ पदार्थ एकत्रित होगा और इस पर भी कुछ पदार्थ एकत्रित होगा। उसके लिए ये नियम काम करता है, और वो क्या कहता है कि अब जो पदार्थ की मात्राएं होंगी वो उनकी तुल्यांकी चालकताएं और तुल्यांकी भारों और किसके समानुपाती होंगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होंगी। मतलब क्या है कि जो दो विद्युत अपघट्य थे उनमें से एक पर जो मात्रा एकत्रित होगी और दूसरे पर जो मात्रा एकत्रित होगी वो इनके क्या होगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होगी। यानी कि इसको E1/E2 बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, Z1/Z2। यानी कि या तो ये E1E2 के समानुपाती हो सकती है या फिर Z1/Z2 के भी समानुपाती हो सकती है, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। दोबारा से सुन लो और इधर ही ध्यान दो। ठीक, क्या क्या, दोबारा सुन लो। मैंने क्या बोला था, पहला वाला जो नियम था फैराडे का उसमें थे और दोनों अलग अलग विद्युत अपघट्यों पर समान विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा एकत्रित हो रही है वो पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती हो सकती है या फिर वैद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती हो सकती है। अब समझ में आ गई। तो रट्टा मत मारा करो, रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होना है। क्या, क्योंकि मुझे आता था ये वाला, आता नहीं था। अच्छा, रट्टा ही मारना नहीं आता। ओ माय गॉड ये भाई बहुत कर रहा था, ये बढ़िया था। चलो डेफिनेशन बता दो कैसे बनाएंगे, डेफिनेशन बताओ फिर इसी बात पर। अब तो हाँ इसी की बोलो। हाँ बिल्कुल सही है। जब अलग अलग विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, समान, अब बातचीत मत करो यार, विद्युत धारा मानोगे नहीं ऐसे, समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर या इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, शांत रहो, पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों या, ठीक है, तुल्यांकी भारों के हो सकती है या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के, विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। देखो डेफिनेशन चाहे कितनी भी छोटी और रटने की कोशिश करोगे तो फिर से समझ में नहीं आएगी, ये मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं। समझने की ही कोशिश करनी है, सही है। जैसे कि पहला वाला जो नियम था वो नियम क्या कह रहा था, वही नियम समझने की कोशिश करोगे डेफिनेशन अपने आप बन जाएंगे, अन्यथा डेफिनेशन नहीं बनेंगे। बड़ी सिंपल सी बात। चलो तो एक तो ये टॉपिक हो गया। अब एक टॉपिक हमने अभी छोड़ा था जिसका नाम क्या था, विद्युत अपघटनी विधि।
क्या होती है विद्युत अपघटनी विधि? हाँ, लग जाओ पढ़ने पर। बताइए जरा, विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है? हाई स्कूल में भी पढ़ी है ये तो। क्या होती है बोलो? धारा प्रवाहित करते हैं, वो आयनों में टूट जाती है। तुमसे हर्षित क्वेश्चन है, अगर किसी विद्युत अपघट्य को आप नॉर्मल भी पानी में घोल दोगे आयनों में, तो फिर भी टूट जाएगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या ही उखाड़ ले रहे हैं? सुनो सुनो, देखो इधर, ये एक पात्र लिया हमने, ठीक है, और इसके अंदर हमने विद्युत अपघट्य लिया। तो जैसे ही आप इसको जल में वियोजित करोगे विद्युत अपघट्य को, तो वैसे ही हमने आयनों में टूट जाएगा। तो फिर इसमें क्या ही विद्युत धारा प्रवाहित करके हम लोग क्या ही उखाड़ ले रहे हैं? सही बात नहीं है, सरासर गलत बात है। ये कहीं सही बात है। देखो, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना तो चीजें समझ में आएंगी। अच्छा सुनो, देखो, जैसे कि मैंने इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य डाला NaCl, ओके। अब NaCl के, अरे इधर देखो, NaCl को जब डाला तो जाहिर सी बात है, हमको तो ये बात पता ही है कि NaCl डालती अपने आयनों में टूट जाएगा, क्योंकि वो खुद ही एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसका मतलब ये है कि ये तो Na+ में टूट गया और ये Cl- में, सिर्फ और सिर्फ अपने आयनों में टूटा है। कंप्लीट उत्पाद बना के इसने नहीं दिया है जब तक हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। यानी कि इस प्रकार की युक्ति में विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। और इस बात को आपको याद रखना है, जब तक विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी तब तक ये चलेगा ही नहीं। अब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब देखो होगा क्या, यहां पर जो Na होगा वो एक साइड को एकत्रित होना शुरू हो जाएगा और Cl एक साइड को एकत्रित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां साइड इस तरीके से सोडियम की धातु प्राप्त होगी और इस साइड क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। तो ये फाइनल प्रोडक्ट तब तक नहीं बनेगा बेटा जब तक क्या ना किया जाए, जब तक इसको बैटरी से नहीं जोड़ोगे आप। अब समझ में आया कि इंपॉर्टेंट क्यों है विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा? आयनों में तो टूट जाएगा, वो तो जाहिर सी बात है, पानी जैसे ही मिलाते हैं विद्युत अपघट्य के अंदर वो अपने आयनों में टूट जाता है। लेकिन आयनों में टूट जाना और फाइनल प्रोडक्ट कैथोड एनोड पर प्राप्त हो जाना, दोनों में ही अंतर होता है, सही है। जब तक आप इसको सेल से नहीं जोड़ोगे तब तक ऐसा नहीं होगा। अब मैं यहां पर दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि मुझे ये बताओ कि एनोड क्या होता है, और दूसरा ये बताओ कैथोड क्या होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं खूब अच्छे तरीके से। किसमें? एनोड पे बात बिल्कुल सही है कि एनोड वो होता है जिसके ऊपर ऑक्सीकरण होता है। तो जिस पर ऑक्सीकरण होगा वही एनोड होता है। और अपचयन मतलब कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। ये भी ठीक है, लेकिन ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ऑक्सीकरण है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसको याद रखना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकल जाएगा तब ऑक्सीकरण कहलाया जाएगा। और अपचयन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो वो अपचयन हो जाएगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप ये करोगे। अब इसमें बता दो कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड? कौन सा वाला? ये एनोड हो गया और ये कैथोड, ठीक है। तो ये हो गई विद्युत अपघटनी विधि। अब लिखोगे कैसे विद्युत अपघटनी विधि को, अगर बाई चांस आ जाती है तो बोलो तो जरा। तो विद्युत अपघटनी विधि आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि सबसे पहले एक विद्युत अपघट्य को एक पात्र में डाल के कैथोड एनोड को डुबाया जाता है तथा उसे विद्युत धारा से जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है? कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इस पर यानी कि ये वाला जो कैथोड होगा कुछ समय बाद मोटा हो जाएगा और ये वाला नॉर्मली रहेगा जैसा है, ठीक है। तो इस प्रकार की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं?
विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, इसको एक बार लिख के भी देख लेना, चित्र से समझने से और खुद लिखने में दोनों में अंतर पड़ जाता है। मिटा दूं? अब विद्युत अपघटनी सेल, चलो अच्छा देखो, एक और टॉपिक जिसका नाम है अर्ध सेल। क्या है? अर्ध सेल, या इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या होता है इलेक्ट्रोड? हाँ बिल्कुल सही है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है ना? या फिर जो युक्ति बन के तैयार होती है उस युक्ति को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। देखो भाई, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की, या इतना भी मत लिखो और शॉर्ट कर देते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो इस प्रकार बनने वाली युक्ति को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोड? दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोड। कौन कौन से? एक तो होता है एनोड, और एक क्या होता है? रोक के पॉज करो। हो गया? चलो देखो, अभी हमने क्या बोला कि अर्ध सेल दो प्रकार के हैं। एक तो हो गया एनोड, दूसरा हो गया कैथोड। एनोड कौन होते हैं? जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड। और कैथोड किसे कहते हैं? जिस पर अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? चलो, तो ये हो गया अर्ध सेल। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रोड के साथ ही हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसकी भी डेफिनेशन बता दो, इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ानी है और डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। क्या? देखो, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ के ऊपर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस आवेश को ही क्या? हाँ तो अरे यार, विपरीत ही आवेश उत्पन्न होगा, वरना आवेश ही उत्पन्न होगा। सही है? तो क्या नहीं, इसको बोल सकते हैं हम इस तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल सकते हैं? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ के ऊपर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसी आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। अब आवेश उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ही तो आगे बढ़ा दिया है, लेकिन ये है, देखो एक बात हाँ कह सकते हैं हम लोग कि जब आवेश उत्पन्न हो रहा है तो जो आवेश होगा वो विलयन के विपरीत होगा। यानी कि अगर इस पर प्लस है तो इस पर माइनस, और इसके कारण यहां पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, है ना? यही तो बोलना चाह रहे होगे। हाँ, तो ये भी इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यानी कि डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बना लो, ज्यादा बढ़िया रहेगी। क्या? जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ के ऊपर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो कि किसके विपरीत होता है? जो कि विलयन के, जब विद्युत अपघट के विपरीत होता है,
जिस कारण, अब थोड़ी बड़ी हो जाएगी बस ये, जिस कारण धातु की छड़ व विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। और इसी विभव को क्या कहते हैं? इसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, बात ये है कि थोड़ा सा बड़ी हो गई डेफिनेशन। कंप्लीट हम लोगों को पता चल गया कि विभव उत्पन्न कब हो रहा है, जब विपरीत आवेश आएंगे तभी विभव उत्पन्न होगा, अदरवाइज तो आवेश ही रहेगा, विभव क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। दोबारा से एक बार रिवीजन कर लो इलेक्ट्रोड विभव का। क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ के ऊपर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो आवेश विलयन के विपरीत होता है। विपरीत आवेश होने के कारण विलयन तथा धातु की छड़ के ऊपर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, और इसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आप खुद से ही कर लेंगे, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है बताओ तो जरा। इसको भी अभी निपटा लो। मानक इलेक्ट्रोड विभव बताओ तो जरा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? बिल्कुल इसी की तरह होता है। स्टैंडर्ड मानक आ जाते हैं, जैसे कि 25 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है, 1 ATM दाब हो जाता है, और 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन के अंदर डुबाया जाता है ना। यानी कि डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, या 1 मोलर सांद्रता कॉमा 1 ATM दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डुबाया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के, नहीं तो धातु की छड़ पर, ऐसे कर लिख दो, तो धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, और यह आवेश किसके विपरीत होता है? यह आवेश विलयन के विपरीत होता है। जिस कारण उत्पन्न विभव को ही, फिर से चेंज है थोड़ी सी, ठीक है, अपने बात से ही कर लिया। विभव कौन सा उत्पन्न हो रहा है? जो विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच में लगेगा। उत्पन्न विभव को ही क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है पेपर में सीधे सीधे पूछ लेगा तो फिर हलवाई हो जाएगा, वरना इससे सवाल तो आते ही। मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछे जाते हैं हम लोगों से, ठीक है। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, इसके बाद एक आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसको? मानक इलेक्ट्रोड विभव को। इलेक्ट्रोड विभव को किससे करते हैं? ई से। मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे करेंगे? ई नॉट से, ठीक है। अभी तो इनके सवाल भी हम लोगों को करने हैं। जितने भी सवाल आप लोग लगा पाओ वो आप लोग लगा लेना, अदरवाइज जितने बच्चे को हम लोग लगाएंगे। आज फिर एक होमवर्क है जो कल मिला था, वैसे करते हो नहीं तुम लोग होमवर्क, लेकिन फिर भी एक हाई होमवर्क मिल रहा है, कोशिश करना करने की। कौन सा है? मानक
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और उससे पहले क्वेश्चन में जरूर पूछ ले रहा हूं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं क्या? हाइड्रोजन का कहीं भी। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक धातु का इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम। करते हैं ना? प्लेटिनम का क्यों करते हैं? और फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों नहीं बोलते उसको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं? बात सही नहीं है, इसका आंसर देना है तुम्हें। जगह बात तो सही है, बता जल्दी से। पता है? नहीं पता? बेटा लिखवाया ले, इनको तो बहुत बढ़िया आंसर जी कहते सीधे, लिखवाया ही कहां था ये? अरे लिखवाया है, वहां ये बात बोली है मैंने कि प्लेटिनम जो होता है वो हाइड्रोजन को अधिशोषित कर लेता है, और अधिशोषित करने के कारण ही इसको प्लेटिनम धातु का इस्तेमाल करते हैं। और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे तो प्लेटिनम हाइड्रोजन को अधिशोषित कर लेगी, और ये जो इलेक्ट्रोड और युक्ति बन के तैयार हो जाएगी, उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ना कि मानक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, ये बात बोल चुका हूं मैं। चलो चलो बाकी बातें करेंगे कल। टिल देन व्हाट एवर यू वांट टू डू, ऐश करो।